हाय स्टूडेंट, वेलकम अगेन। स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नोवेल्टी एजुकेशन। आज हम हाजिर हैं क्लास 12th के अर्थशास्त्र को लेकर, जो कि इस बार के बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। और इसके एक पार्ट को हम लोग कर चुके हैं, आज हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 25 क्वेश्चंस को किया था, आज हम लोग 26 क्वेश्चन से करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अभिनव प्रेम कुमार। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कहता है मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है। कि जो मांग की कीमत लोच है उसका क्या मतलब होता है। कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन, वास्तविक आय में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन। तो लोच का मतलब होता है कि उसमें कितना परिवर्तन हुआ। लेकिन यहाँ क्या लगा हुआ है, मांग। तो मांग के कारण जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कीमत लोच से अभिप्राय। यानी कीमत के बढ़ने से जो मांग में परिवर्तन होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मांग की कीमत लोच। यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। थोड़ा हम लोग पेन को सेटअप कर लेते हैं। कहता है अगला क्वेश्चन में, निम्नलिखित में सही निम्नलिखित में सही अंकित कीजिए। क्या है, टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल परिवर्तनशील लागत क्या होगा, टीसी माइनस टीएफसी। टीसी बराबर टीवीसी माइनस टीएफसी, ये बिल्कुल नहीं होगा। फिर है टीएफसी, टोटल फिक्स कॉस्ट बराबर टीवीसी प्लस टीसी, बिल्कुल नहीं होगा। फिर है टीसी टीवीसी गुना टीएफसी, तो ये भी नहीं होगा। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी टीवीसी बराबर क्या होगा, टीसी माइनस टीएफसी। मतलब कुल लागत में यदि हम कुल स्थिर लागत को घटा दें तो हमको क्या मिलेगा, टीवीसी यानी कुल परिवर्तनशील लागत। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि निम्नलिखित में किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। ये शब्द किसने कहा था, ये हमको बताना है कि इनका कथन है कि किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। यानी किसी वस्तु की जो कीमत मांग है वो पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। किसका कथन था बताना है हमको। आप लोग याद रखिएगा, ये कथन जो है वो मार्शल साहब का था। किसका था, मार्शल साहब का। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां, सबको पता है कि कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग और पूर्ति क्या होती है, बराबर होती है। जहां वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर होती है। चलिए बढ़ते हैं लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है। प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है, उपभोग, निवेश, आय, इनमें से सभी। तो प्रवाह ये सबका होता है, क्या होता है, सबका होता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी उपभोग भी है, निवेश भी है और आय भी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है वास्तविक प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है। वस्तुओं का प्रवाह, सेवाओं का प्रवाह, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है परिवार फर्मों को निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं प्रदान करता है। यानी परिवार से फर्म, फर्म मतलब फैक्ट्री को हम लोग क्या देते हैं, भूमि भी देते हैं, श्रम भी देते हैं, पूंजी और उद्यम भी तो किसी न किसी परिवार का ही लोग होता है ना। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, उपयुक्त में सभी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है तीन क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में कौन शामिल है। ध्यान दीजिएगा, तीन क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में कौन शामिल है, परिवार, फर्म, सरकार, इनमें से सभी। तो तीन क्षेत्रीय मॉडल में ये सभी शामिल होते हैं, परिवार भी होता है, फर्म भी होता है और सरकार में भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए, तो है कहता है 34 नंबर में, चार क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में कौन शामिल है। ध्यान दीजिए, चार क्षेत्रीय मॉडल मतलब परिवार भी आएगा, फर्म भी आएगा, सरकार भी आएगा और जो विदेशों से व्यापार होता है वो भी आएगा। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कहता है चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रभाव में संतुलन की शर्त निम्नलिखित में कौन सी है। थोड़ा सा ढक रहा है, हम लोग देख लेते हैं निम्नलिखित में कौन सी है। तो देखिए, तो क्या हो जाएगा भाई, तो चार क्षेत्रीय मॉडल में सी प्लस आई यानी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी। ये 35 का क्या हो जाएगा, सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है प्राथमिकता क्षेत्र में सम्मिलित होता है, प्राथमिकता क्षेत्र में कृषि, खुदरा व्यापार, लघु उद्योग, इनमें से सभी। बताइए फटाफट। तो इनमें से सभी जो प्राथमिक क्षेत्र है, इनमें से कृषि, खुदरा व्यापार और लघु उद्योग ये सब प्राथमिकता क्षेत्र में ही शामिल होता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा अध्ययन विषय सम्मिलित है। यानी समष्टि मतलब मैक्रो, बड़ा बृहत रूप से उसमें क्या क्या अध्ययन किया जाता है। आय एवं रोजगार, ये तो किया ही जाता है। दूसरा है सामान्य कीमत स्तर तथा एवं मुद्रास्फीति का सिद्धांत, ये भी है। व्यापार चक्रों का संतुलन, ये भी है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी उपयोगिता है। इन मैक्रो की बात हो रही है। तो सरकार की आर्थिक नीतियों का निर्माण, आर्थिक विचार, अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी सीमाएं हैं। समष्टि यानी बृहत जो है उसकी क्या सीमाएं हैं। तो सामूहिक अर्थशास्त्रीय विरोधाभास, व्यक्तिगत इकाइयों की अवहेलना, ए और बी, और इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताना है आपको इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि इसका जो आंसर होगा ए तथा बी होगा। क्यों, तो इसमें सामूहिक अर्थशास्त्रीय विरोधाभास है और व्यक्तिगत इकाइयों की अवहेलना होती है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कहता है सामूहिक मांग की प्रमुख घटक है व्यक्तिगत उपभोग, सार्वजनिक उपभोग, विनियोग, इनमें से सभी। सामूहिक मांग फटाफट बताना है। तो देखिए सामूहिक मांग के अंदर व्यक्तिगत उपभोग भी होता है, सार्वजनिक उपभोग भी होता है, विनियोग मतलब निवेश भी होता है। और तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है एमपीसी का मान होता है, एमपीसी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो आप याद रखिएगा कि एमपीसी का जो मान है वो 0 से अधिक किंतु 1 से कम होता है, यानी इसके बीच में होता है। तो 41 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर, सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यदि एमपीसी 0.5 हो तो गुणक होगा। तो देखिए के बराबर होता है 1/MPC। तो देखिए 1/0.5 तो भाग दीजिए कितना होगा, 0 सॉरी ये 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको उड़ाइएगा तो 2 से, ठीक कितना हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब देखो कहता है यदि एमपीसी 0.5 और आरंभिक विनियोग 100 करोड़ हो तो अर्थव्यवस्था में कुल आय में वृद्धि होगी। अब यहाँ एमपीसी 0.2 है तो के का मान कितना हो जाएगा, 1/0.5 यानी कि 2 हो जाएगा। अच्छा, और विनियोग कितना हो रहा है 100 करोड़, जब 1 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 200 करोड़। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है अब अस्फीतिक अंतराल किसकी माप होती है, न्यून मान की, आधिक्य मान की, पूर्ण संतुलन की, इनमें से कोई नहीं। अब अस्फीति का मतलब होता है दाम घट जाना। क्या होता है, दाम घट जाना। ये तभी होगा, किसी वस्तु का दाम तभी घटेगा जब मांग की न्यूनता हो, मांग में कमी आ जाए। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है न्यून कौन की निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं हैं। न्यून कौन, न्यून मांग की निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं हैं। सामूहिक मांग का स्तर पूर्ण रोजगार स्तर के लिए आवश्यक सामूहिक मांग से कम होता है।
सामूहिक मांग पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक सामूहिक पूर्ति से कम होती है। सी है ए और बी इनमें से कोई नहीं। न्यून मांग का मतलब होता है कि पूर्ण रोजगार स्तर से पहले अर्थव्यवस्था का संतुलन में हो जाना, या फिर आवश्यक सामूहिक मांग से कम होता है ये, और सामूहिक मांग पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक सामूहिक पूर्ति से कम होती है। ये दोनों बातें जो है वो सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है न्यून मांग के उत्पन्न होने के निम्नलिखित से कारण हैं। बताइए कि न्यून मांग यानी कम मांग क्यों उत्पन्न होता है? देश की कुल मुद्रा की पूर्ति में कमी, बैंक दर में वृद्धि से निवेश मांग में कमी, करों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप व्यय योग आय एवं उपभोग में कमी, उपयुक्त में सभी। तो ये तीनों कारण जो हैं वो न्यून मांग के लिए जिम्मेदार होते हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? मांग की कमी के कारण रोजगार के स्तर में कमी आ जाएगी, बिल्कुल होगा। न्यून मांग के कारण देश के कीमत स्तर में कमी आ जाएगी, ये भी सही है। न्यून मांग के कारण उत्पादन स्तर घट जाएगा, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी 47 का जो आंसर होगा वो डी होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। दीजिए इसका जवाब। कहता है पूर्ण रोजगार, ठीक, पूर्ण रोजगार के आगे को सामूहिक मांग तथा पूर्ण रोजगार वाली सामूहिक मांग के अंतर को व्यक्त करती है। पूर्ण रोजगार के आगे को सामूहिक मांग तथा पूर्ण रोजगार वाली सामूहिक मांग के अंतर को व्यक्त करता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्फीतिक अंतराल, अस्फीतिक अंतराल, ए और बी इनमें से कोई नहीं। पूर्ण रोजगार देखिए यहाँ, और सामूहिक मांग, पूर्ण रोजगार वाली सामूहिक मांग के अंतर को व्यक्त करता है। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? अस्फीतिक अंतराल। क्या बोलते हैं? अस्फीतिक अंतराल। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है अतिरेक मांग उत्पन्न होने के निम्नलिखित में से कौन से कारण है? दीजिए फटाफट इसका जवाब। तो क्या होगा इसमें? सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, करों में कमी, उपयुक्त में सभी। अतिरेक मांग तो बिल्कुल है। मांग कब बढ़ जाएगा? जब लोगों के हाथ में पैसा होगा। कैसे? तो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होने से भी हो जाएगा, और मुद्रा की पूर्ति में भी वृद्धि होने से, या फिर कर टैक्स कम कर दे। तो उपयुक्त में सभी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 49 का डी। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है अपस्फीतिक अंतराल की दशाएं, ठीक, अपस्फीतिक अंतराल की दशाएं है। मांग में तेजी से वृद्धि होती है, पूर्ति में तेजी से वृद्धि होती है, पूर्ति एवं मांग दोनों बराबर होते हैं, इनमें से कोई नहीं। अपस्फीतिक, अपस्फीति मतलब घटना। तो क्या होगा? पूर्ति में तेजी से वृद्धि होगी ना, तभी तो मांग घटे, वो जो वैल्यू है वो घटेगा, यानी कि प्राइस जो वो घटेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक, इनमें से कोई नहीं। इसका और भी कारण होता है स्फीतिक होने का, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आंसर। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए मौद्रिक नीति द्वारा निम्नलिखित में किसे नियंत्रित किया जाता है? केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए मौद्रिक नीति द्वारा निम्नलिखित में किसे नियंत्रित करता है? मुद्रा की पूर्ति, ब्याज दर, मुद्रा की उपलब्धता, इनमें से सभी। तो आप लोग याद रखिएगा कि इनमें से सभी को नियंत्रित किया जाता है केंद्रीय बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता को प्राप्त करने के लिए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। दीजिए इसका जवाब। कहता है केंद्रीय बैंक निम्न में किसके द्वारा मात्रात्मक साख नियंत्रण रखता है? बैंक दर, खुले बाजार की क्रिया, नगद कोष अनुपात में परिवर्तन, इनमें से सभी। तो इसका भी जो आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है?
ध्यान दीजिएगा, गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? तो ऋणों की सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन, साख की राशनिंग, प्रत्यक्ष कार्रवाई, उपयुक्त में सभी। फटाफट बताइए इसका आंसर। तो देखिए, गुणात्मक साख में सब कुछ किया जाता है, ऋणों की सीमांत आवश्यकता में भी परिवर्तन करता है, साख की राशनिंग भी होती है, प्रत्यक्ष कार्रवाई और उपयुक्त में सभी। इसका मतलब है कि ये सारी बातें की जाती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो है, कहता है न्यून मांग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में कौन से मौद्रिक उपाय किए जाते हैं? ध्यान दीजिए, न्यून मांग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में कौन से मौद्रिक उपाय किए जाते हैं? बैंक दर में कमी, बिल्कुल बैंक दर में कमी होने से मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी। खुले बाजार में प्रतिभूतियां खरीदना, ये भी है। नगद कोष अनुपात में को कम करना, ये भी सही है। तो क्या होगा इनमें से सभी। चलिए आगे देखिए क्या है, कहता है अस्फीतिक अंतराल को ठीक करने के लिए प्रमुख राजकोषीय उपाय कौन से हैं? सार्वजनिक व्यय में कटौती, करों में वृद्धि, सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि, इनमें से सभी। फटाफट दीजिए इसका आंसर। तो देखिए, जब स्फीति का अंतराल बढ़ जाता है, मतलब कि इन्फ्लेशन ज्यादा होता है, सरकार जो है वो सार्वजनिक व्यय में भी कर देती है, लोगों पर टैक्स बढ़ा देती है, सार्वजनिक ऋण जो है उसमें वृद्धि कर देती है। तो इसका मतलब क्या, वो ये सभी बातें होंगी। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, कहता है स्फीति अंतराल को ठीक करने के लिए प्रमुख मौद्रिक उपाय कौन से हैं? बैंक दर में वृद्धि, खुले बाजार में प्रतिभूतियों को बेचना, नगद कोष अनुपात में वृद्धि, इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्या, इनमें से सभी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, कहता है यदि अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन पूर्ण रोजगार स्तर से पहले निर्धारित हो जाता था तब इसे कहा जाता है। हम लोग कई बार बताए कि पूर्ण रोजगार स्तर से यदि पहले हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे, न्यून मांग की दशा। क्या बोलेंगे, न्यून मांग की दशा। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, कहता है किन्स ने अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को किस नाम से पुकारा जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, किन्स ने इस चीज को क्या बोला था, अपूर्ण रोजगार संतुलन। क्या बोला था, अपूर्ण रोजगार संतुलन। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, कहता है निम्नलिखित चक्र के उत्पन्न होने के निम्नलिखित, ध्यान दीजिएगा, कहता है व्यापार चक्र के उत्पन्न होने के निम्नलिखित में कौन से कारण है? अस्फीतिक दशाएं, अपस्फीतिक दशाएं, अस्फीतिक दशाएं, ए और बी दोनों। तो ये दोनों ही बात है जिससे कि व्यापार चक्र में परिवर्तन आता है। लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए। न्यून मांग को ठीक करने के निम्नलिखित में कौन से उपाय हैं? राजकोषीय उपाय, मौद्रिक उपाय, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट दीजिए लास्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर कर दें ताकि आपको डेली इस तरह के इंपॉर्टेंट बोर्ड मॉडल क्वेश्चन मिल सके, आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सके। आपको मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।